द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं वसीम अल्ताफ साहब। वसीम साहब इनकम टैक्स में नौकरी करते रहे हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। इस वक्त इनके 2.25 लाख फॉलोअर हैं फेसबुक पे। तो वसीम साहब, इसी से शुरू करते हैं। कैसे आपने अचीव किया ये माइलस्टोन इतना बड़ा? और पाकिस्तान से आपके सबसे ज्यादा हैं 1,11,000 फॉलोअर्स, तो इंडिया से भी हैं 23,000 के करीब। तो पाकिस्तानी जो हैं, जिस तरह का आपका मैसेज है उस पे काफी एलर्जिक भी होते हैं। तो कैसे हैंडल करते हैं आप इस तरह के मैसेजेस को? फिर देखिए, ये तो बड़ा फिर आपको टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता है ना, क्योंकि जी। अक्सर लोग जो सवाल करते हैं या जो एतराज़ात करते हैं, उसके पीछे कोई थॉट नहीं होती। वो उनका एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, एक वो उनका एक रिएक्शन होता है, क्विक रिएक्शन होता है। तो मेरा ख्याल है कि तहम्मुल से सुनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको लॉजिकली, रैशनली एक बात समझाई जाए या बतलाई जाए उनको कि यार ऐसे नहीं ऐसे है, या एक ही चीज को आप मुख्तलिफ एंगल से आप देख सकते हैं। तो मेरा और आपका पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ है, लेकिन हमें अपने आप को प्रेजेंट करते हुए शाइस्तगी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और एक दूसरे को लॉजिकली, रैशनली, मंतक के साथ कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं जो यूट्यूब पे अपना करता हूँ इंटरव्यूज, तो उस पे इंडियंस की ये कंप्लेंट होती है कि पाकिस्तानी बहुत कम आते हैं। अब कुछ हम्म, आना शुरू हुए हैं और उनमें से कुछ जो हैं नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको डिलीट ना करूं और उनको एंगेज करूं। हम्म, और बहुत सारों को तो मैंने ऑफर भी की कि आए मेरे साथ डिस्कशन करें, ना डिबेट करें। तो वो फिर ये चैलेंज भी कबूल नहीं करते वो, और बिला वजह की जो है ना, वो कुछ लोग तो ट्रोलिंग करते हैं, एक ही मैसेज 3-3 दफा, 4-4 दफा लगा देते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप उनको एंगेज करते हैं। कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो जरा सा भी क्रिटिकल हो तो उसको डिलीट कर देंगे या उसको ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरह तो फिर वो हो जाता है ना कि यू आर प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड। तो मेरा ख्याल है जो जी। जिन लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है उनको भी एंगेज करने की जरूरत है, जब तक कि वो गाली गलोच ना करें। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम क्रिटिसिज्म जो है, एक शाइस्ता जो क्रिटिसिज्म है, उसको बर्दाश्त करने का हौसला रखें। हम्म। यानी अक्सर लोग, मैंने देखा है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से ही इतने बरहम हो जाते हैं कि हम्म। दूसरे को ब्लॉक कर दे, अनफ्रेंड कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। हम्म। तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप वहां पे किसी को ब्लॉक करें जहां पे कोई इंतहाई गैर शाइस्ता जुबान इस्तेमाल कर रहा है, हम्म। या आपको महसूस हो रहा है कि वो जानबूझ के आपके साथ कोई मजाक कर रहा है या खामखा आपको एक बात में उलझा रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन हम्म। अगर कोई एक क्रिटिसिज्म कर रहा है, एक डिफरेंट हम्म। ओपिनियन दे रहा है, तो उसको तो सुनना चाहिए और अपने इस्तेदाद के मुताबिक उसके सवाल का जवाब देना चाहिए। हम्म। और ब्लॉक नहीं आपके करना चाहिए उसे। आपके इल्म में है ना जी, मैंने पिछले दिनों एक रिटायर्ड एम्बेसडर साहब का इंटरव्यू किया था। तो आपके भी वो जानने वाले हैं, तो आपको उन्होंने फोन करके ये कहा, वो अपनी जबानी बता दीजिए थोड़ा सा, ताकि हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएं फिर। देखिए देखिए, बात यह है कि हमारे जो, समझ लें कि 95% जो ब्यूरोक्रेट होते हैं ना, वो स्टेटस स्टेटस कोइस्ट होते हैं। वो जो निज़ाम चल रहा है उस निज़ाम के हामी होते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके सारे जो फवायद हैं वो उसी निज़ाम से हासिल हो रहे होते हैं। हम्म। वो बेनिफिशरी होते हैं उस निज़ाम के। तो वो उस निज़ाम के मुताबिक चलते हैं और वो ये देखते हैं कि भाई क्या बात करके उनको फायदा मिल सकता है और क्या बात करने से नुकसान हो सकता है, या नुकसान नहीं तो कम से कम उनका एक इम्प्रेशन कुछ मुक्तदर हलकों की नजर में खराब होने का इम्कान है। लिहाजा वो फिर एक खास, एक एक लाइन को टो करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, उससे वो हटते नहीं है। हम्म। तो ये जो एम्बेसडर साहब हैं, ये एक जमाने में बड़े, ये एक इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, बड़े पढ़े लिखे होते थे।
लेकिन फिर नौकरी में आ गए तो फिर नौकरी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कुछ और होती हैं। हम्म। वहां तो आपको फिर बहुत कुछ करना पड़ता है, और ऊपर जाने के लिए। तो फिर इन्होंने महसूस किया कि यार ये दुरुस्त नहीं है, इस तरह की बातें करना। कुछ और तरह की बातें की जाए तो उसमें फिर ज्यादा चांसेस हैं कि कुछ लोग आपसे खुश हों, और फिर आपकी तरक्की के दरवाजे भी खुलते चले जाएं। तो वो फिर इस लाइन पे चल पड़े। तो अब लेकिन फिर ये हो चुका है जी। रिटायरमेंट बताइए। के बाद तो ऐसा लालच उनको नहीं होना चाहिए ना कि हमें कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी, हमें कोई अच्छी पोजीशन नहीं मिलेगी। तो रिटायरमेंट के बाद ही सच बोलना शुरू कर दें कि भाई ये जो पॉलिसी है ये सही है, ये पॉलिसी गलत है। पूरी दुनिया में जो एकेडमिक्स हैं, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, एम्बेसडर्स हैं, वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट्स, कि भाई ये जो पॉलिसी है ना ये हमारे लिए खतरनाक है, ये हमारे लिए हार्मफुल है, ये हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो रवायत नहीं है। पीपल लव देयर कंफर्ट जोन्स। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है हमारे यहाँ। तो मैंने बड़े बड़े सीनियर अफसरों को, अभी एक पुलिस का आईजी रिटायर्ड, और रिटायर हुए भी उसके जो है वो 12 साल हो चुके हैं। और वो कोई बात हो रही थी एक हसास इदारे के हवाले से, और वो कभी इधर देखता था कभी उधर देखता था कि यार कुछ तो नहीं रहा। और इसी तरह ये जो हमारे फॉरेन सर्विस की है, ये भी आप देख लें कि ये भी डरते रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी डरते रहते हैं कि जी कोई हमें कोई हमारी बात ना सुन ले, हमारी बात जो है वो जो ऑफिशियल फॉरेन ऑफिस का नैरेटिव है जी उससे जी। कहीं हम डिविएट ना कर जाएं। और अगर हम डिविएट कर गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारा जो ब्यूरोक्रेट है ना वो डरता ही रहता है, वो पता नहीं क्यों डरता रहता है। हालांकि मैं नहीं समझता कि डरने की जरूरत है यार। अब आप सर्विस में नहीं है, आप रिटायर हो गए हैं, कम से कम अब तो आप ऑनेस्ट हो जाएं। अब तो आप खुल के बात करें। अब तो आप लोगों को बताएं, दुनिया को बताएं कि यार ये जो हमारा ये वाला जो रास्ता था ये दुरुस्त नहीं था, हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए। जी। तो वो नहीं होता उनमें, वो बस उनकी फिक्सेशन हो जाती है। फिर वो एक बंदा अगर लेट से एम्बेसडर रहा है 30 साल, वो फॉरेन सर्विस में रहा है एक बंदा, तो हम्म 30 साल में जो उसका नैरेटिव बिल्ड होता है, और बार बार जिस जो चीज उसको जो झूठ बोलने पड़ते हैं, यानी हमारे एम्बेसडर्स को जो झूठ बोलने पड़ते हैं बैरूनी दुनिया के सामने, फिर एक वक्त आता है कि वो उस झूठ को सच समझने लगते हैं। वो ये समझने लगते हैं कि वो झूठ जो है ना वही सच है। तो वो फिर जाहिर है कि वो जिस चीज को सच समझेंगे जो कि एक्चुअली झूठ है, तो वो हम्म तो फिर उसी लाइन के मुताबिक अपने आप को प्रेजेंट हम्म। करेंगे ना, वही लाइन लेके चलेंगे। तो ये सही। सिर्फ फॉरेन ऑफिस में नहीं है, ये तमाम सर्विसेज में ऐसे ही है। डरते आप हैं तो खुद, लोग। जी आप तो खुद ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे हैं। आपके जो बैच मेट्स हैं वो मुख्तलिफ ब्रांचेस में रहे हैं सिविल सर्विस की। मेरे एक जानने वाले हैं रिटायर्ड एम्बेसडर साहब, रोटरी के थ्रू उनसे तारुफ हुआ। तो वो अप्रिशिएट करते हैं मेरे वीलॉग्स को, इंटरव्यूज को, लेकिन खुद तैयार नहीं होते इंटरव्यू देने के लिए। सो और ये जो एम्बेसडर हैं, जो हमारे मुश्तरका जानने वाले हैं, मुश्तरका दोस्त कह लें उनको विद इन कोटेशन मार्क्स, तो उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया था ना कि मैं रॉ का एजेंट हूं और रॉ से पैसे लेता हूं और रॉ ही के कहने पे ये इंटरव्यूज करता हूं। तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि रॉ ने मुझे ये भी नहीं सिखाया कि हाउ टू हाइड माई आइडेंटिटी। सो अच्छा सर, अब जी। हम आते हैं कि किसी सब्सटेंटिव बात की तरफ। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स, और इसके बावजूद आज भी हमारा जो डोमिनेंट नैरेटिव है उसमें कोई चेंज नजर नहीं आती। कोई इंटेलेक्चुअल्स हमारे, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड एम्बेसडर्स कह लें, एकेडमिक्स कह लें, कोई आगे नहीं आए कि यार हमने गलत पॉलिसियां फॉलो की। वो मुझे जॉन एलिया का शेर याद आता है कि मैं भी बहुत अजीब हूं, कि मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो क्या क्या है माइंडसेट इसके पीछे कि हमने कभी सच नहीं बोलना चाहे मुल्क तबाह हो जाए। देखिए बात वही है कि जो मुख्तदर हलके हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जिनके पास पॉलिसी मेकिंग है, वो लोग फिक्सेट हुए हुए हैं एक जगह पे। वो उनकी
एक इमेजिनेटिव एक एक थिंकिंग है ही नहीं है। वो जो चीजें बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो उनको फिर ट्रेनिंग के दौरान बताई गई हैं, जो उनका वर्ल्ड व्यू है, वो मुंजमद हो चुका है। वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के अहल ही नहीं रहे। और वही लोग पॉलिसियां बना रहे हैं, उन्हीं के हाथ में पॉलिसियां हैं, सारी पॉलिसी मेकर्स वही लोग हैं। यहां तो कोई ऐसा बंदा होता ना, जो के हालात और वाकयात से अपॉर्चुनिटीज जो है वो निकालता और कौम को आगे लेके चलता और बताता। और थोड़ी करेज भी इसके लिए चाहिए। हमारी लीडरशिप में इस वक्त करेज नहीं है। हमारी लीडरशिप जो है वो खौफजदा है कि यार हमने ये कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं हमारी हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी। और फिर जो असल हुकूमत है जिनके पास, वो, अब मैं क्या बताऊं उनके बारे में, कि वो तो बिल्कुल, उनकी तो 18 साल की उम्र में वो भर्ती होती हैं और 18 साल ही के रहते हैं सारी जिंदगी। वो उनमें कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता कि यार हमने इस लाइन पे हम पिछले 75 साल से चल रहे हैं और हमें कोई कामयाबी नहीं हुई, तो चलो यार अब कोई दूसरी लाइन इख्तियार करके देखते हैं। वो उसी पे चल रहे हैं, वो आज भी उसी पे चल रहे हैं 75 साल से। और मुल्क जो है इस वक्त तबाही के धाने पे पहुंच चुका है। इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुका है, वो बिल्कुल सही कहा था ख्वाजा आसिफ ने। इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुका है। और इस वक्त तो आप देखिए कि आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात थे वो भी एक तातल का शिकार हैं इस वक्त। तो साथ डार साहब पिछले 1 महीने से कह रहे हैं जी कि बस इस हफ्ते में वो फाइनलाइज हो जाएंगे, इस हफ्ते में हो जाएंगे, इस हफ्ते में। अब देखें, अभी तक नहीं हुए वो। जो माइंड सेट है उसमें सबसे बड़ा जो मसला आता है वो इंडिया के साथ रिलेशंस का आता है। और बहुत सारे लोग हमारे हैं जो ओपनली भी कुछ ना कुछ कह देते हैं। वो मेरे फेसबुक पे एक साहब ने लिखा कि हम अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते इस एंटी इंडिया एंटी हिंदू हेट के बगैर। तो इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे देखते हैं कि क्या एंटी हिंदुइज्म एंटी इंडियनिज्म जो है वो जरूरी है हमारे लिए? जिस तरह बिस्मार्क ने कहा था, वो तो बड़ी पुरानी बात है, 1870s में गलबन उन्होंने कहा था कि अपने लोगों को मुत्तहिद रखने के लिए आपको एक दुश्मन की जरूरत होती है। वो तो उस फिलॉसफी से हट गए, लेकिन हमने उसको मजबूती से थाम लिया। ऐसे ही है, हम्म। ऐसे ही है। देखें, ये मुल्क की हिंदू दुश्मनी के ऊपर बना था हम्म। और वही नरेटिव चल रहा है और वही मुक्तदर हलकों को सूट करता है कि एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट किए रखो, लोगों को डराते रहो और खाते रहो। सीधी बात करूंगा मैं, ये ये चल रहा है निजाम पिछले 75 साल से। तो बात और ये है कि दुनिया ने ये सीखा है कि अब आप देखिए कि रीजनल ब्लॉक्स बन रहे हैं और ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है वो आज की मॉडर्न वर्ल्ड का एक हॉलमार्क है। उसके ऊपर कौमें चल रही हैं। आप देख लें, इंडिया और चाइना, इनके आपस के जो ताल्लुकात हैं वो एक तरह से कशीदा हैं, लेकिन इसके बावजूद $100 बिलियन प्लस की जो ट्रेड है वो हो रही है। बांग्लादेश और इंडिया के भी डिस्प्यूट्स हैं, हम्म। उनकी भी ट्रेड हो रही है। अब बात ये है, नेपाल और इंडिया के भी हैं, हम्म। लेकिन वहां पे भी ट्रेड हो रही है। सही। तो हम आखिर क्यों हम एक ऐसे इशू को लेके बैठे हुए हैं 75 साल से, जिसका हमें भी पता है कि कोई वायलेंस के जरिए हल जो है वो मुमकिन नहीं है। हम्म। कश्मीर इशू का हल जो है वो वायलेंस के जरिए मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। हम्म। तो यार आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करें, आपको ट्रेड रिलेशंस आप डेवलप करें, इकोनॉमिक कॉपरेशन करें। 1 करोड़ 1 अरब 30 करोड़ की मार्केट है, उसको अवेल करें यार। आपके पास ये एक पैसेज वे है, आप राहदारी एक के तौर पे ये इंडिया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के दरमियान आप एक नेटवर्क जो है उसका हिस्सा बन सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि इससे आप $30 अरब तक जो है वो सालाना कमा सकते हैं। लेकिन हम्म। उस तरफ हम नहीं सोचते, हम बस एक ऐसे इशू को लेके बैठ गए हैं
कि जो इशू हर तरह की बातचीत को ब्रेक डाउन कर देता है, वहीं पे बात ही खत्म हो जाती है। तो यार उसको जरा एक तरफ रख दें आप, और इस तरफ आए आप जिस तरफ दुनिया जा रही है। दुनिया तो जा रही है इकोनॉमिक कॉपरेशन की तरफ, और रीजनल ब्लॉक्स बन रहे हैं। G8 है, G20 है जी, आसियान है और जी। आसियान है, सार्क। सार्क आप देखें ना, सार्क हम्म, इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी की भेंट चढ़ गया है जी। उसको आप इस्तेमाल करते, आप रीजनल कॉपरेशन बढ़ाते, ट्रेड बढ़ाते। अब आप देख लें कि जो प्याज मिसाल के तौर पे 200 रुपए या 250 रुपए का पर किलो मिल रहा है लाहौर में, वो आपको हो सकता है कि वो आपको 5 रुपए का, 10 रुपए का अमृतसर में मिले। इस वक्त वो वैसे भी प्राइसेस काफी डाउन हुई है उसकी, हम्म, प्याज की। लेकिन आप वो इंपोर्ट कर लेंगे, वहां से नहीं मंगवाएंगे। और बाकी स्मगलिंग जो है वो सरहदों पे जारी है। हर तरह की चीज स्मगल हो रही है, हर तरह की चीज स्मगल हो रही है। उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप ट्रेड नहीं करना चाह रहे। अब देखिए ना, ये चीजें जो हैं, ये कोई सेंस नहीं बनती इनकी। तो ये जो इंडिया दुश्मनी है, ये हिंदू दुश्मनी है, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें जी ये सोचना पड़ेगा यार कि इसी में इस मुल्क की बेहतरी है कि हम अपने हमसायों के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करें, उनके साथ ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ावा दें, बजाय इसके कि हम हर वक्त प्रोपेगेंडा करते रहें और एक डेड इशू को लेके हर वक्त हम वो चीखते रहें, जिसका कोई आज तक नतीजा तो निकला नहीं है। 75 साल हो गए, और फिर आप वही कश्मीर 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 को लेके बैठे हुए हैं। यार आप, जो बंदा पाकिस्तान में इस वक्त गली में फिर रहा है, उसको जाके कहें यार तुम्हारे नजदीक कश्मीर इशू की क्या अहमियत है, वो कहेगा जी मेरे नजदीक अहमियत जो है ना, वो रोटी की है, सेहत की सहूलियात की है, तालीम की है, सोशल सिक्योरिटी की है, जी। जनरल सिक्योरिटी की है। मेरी ये प्रायोरिटीज हैं। कश्मीर तो कोई स्टैंड ही नहीं करता। और हम्म, ये जनाब वो कश्मीर 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 कश्मीर, यार कश्मीर को आपने क्या बनाया, वो इंडस्ट्री बनाई हुआ है आपकी, इंडस्ट्री है आपकी। इसको छोड़ें आप यार, आप सब्सटेंशियल जो इश्यूज है उनके ऊपर आए, इंडिया के साथ तल्लकात बेहतर बनाए, तो कश्मीर का भी कोई हल निकल आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी अगर कोई मसले हैं तो वो निकल आएंगे, लेकिन आप सॉफ्ट इश्यू से शुरू करते हैं बात, और फिर आप जो हार्ड एरियाज हैं उनकी तरफ जाते हैं। ये हार्ड एरिया से शुरू करती हैं ताकि वहीं पे सारा कुछ ब्रेकडाउन हो जाए। जी जी शकील। बिल्कुल। मैंने कई पाकिस्तानियों के इंटरव्यूज किए हैं और मैंने उनसे यही अर्ज किया कि 99, मेरे ख्याल में 99.9% पाकिस्तानीज जो हैं उनको पता ही नहीं है कि कश्मीर का इशू है क्या, सिवाय चंद स्लोगन्स के। तो हमने यही किया है कि उनको स्लोगन्स दे दिए हैं, एजुकेट नहीं किया कश्मीर इशू पे, और फिर वो उन्हीं हम नारों के, हम अपनी रेटरिक के असीर हो गए, उनके प्रिजनर बन गए। अब हर हुकूमत ये खौफ खाती है कि अगर हमने कोई कंप्रोमाइज किया तो हमारे हुकूमत का तख्ता उल्टा जाएगा। सो एक वक्त था, मैंने एम्बेसडर अब्दुल बासित का इंटरव्यू किया जो इंडिया में एम्बेसडर रहे। उनसे मैंने यही अर्ज की, मैंने कहा सर आपको तो कश्मीर थाली में रख के मिल रहा था एंड यू डिड नॉट टेक इट। सरदार पटेल की वेल नोन ऑफर है कि उसने कहा था कि आप हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं, कश्मीर ले लें। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त के, लियाकत अली खान, उन्होंने सरदार शौकत हयात को कहा था कि शौकत तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं हैदराबाद दक्कन जैसी बड़ी रियासत छोड़कर। तो ये लोगों को अगर आप बताएंगे तो फिर लोग ज्यादा रैशनल तरीके से सोचेंगे इस बारे में। सो बिल्कुल दुरुस्त। जी, तो वसीम साहब, और क्या हमें फायदा हो सकता है? मसलन मेरा तो ख्याल में आईटी में बहुत फायदा हमें हो सकता है, और कुछ कोलैबोरेशन शुरू भी हुई थी। मुझे एक इंडियन ने बताया जो टाटा में काम करते रहे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी फर्म्स इन द वर्ल्ड, के 2006-7 में शुरू हुई थी कोलैबोरेशन, लेकिन फिर हमने उन उन साइंसदानों को भगा दिया इधर से। सो मेडिकल जो है उसमें हमें बहुत हेल्प मिल सकती है, उनके डॉक्टर्स यहाँ आ सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं हमारे लोगों को, हमारे लोग इलाज के लिए जाते रहे हैं, अब में हम बेनिफिट कर सकते हैं इंडिया से।
देखिए बेशुमार एरियाज हैं। आप एग्रीकल्चर की फील्ड में हमारी कोलैबोरेशन हो सकती है। आप ये देख लें कि फी एकड़ जो यील्ड है इंडियन पंजाब में वो कहीं ज्यादा है ये हमारे जो वेस्टर्न पंजाब है उसके मुकाबले में। एग्रीकल्चर एक फील्ड है। बेसिकली हम कहते हैं कि एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो बहुत एक हम बेनिफिट कर सकते हैं जो इंडियन एक्सपीरियंस है उससे। उसके अलावा फिर आप देखिए कि आईटी की फील्ड है जैसे भी आपने कहा, फिर कम्युनिकेशंस की फील्ड है, फिर उसके अलावा ये एंटरटेनमेंट की फील्ड है। बेशुमार पोटेंशियल है। हमारे मसाइल एक जैसे हैं, हमारा कल्चर एक जैसा है, हम हजारों साल तक इकट्ठे रहे हैं, That's right. तो हमें एसोसिएट इंडिया के साथ करना चाहिए। हमें एसोसिएट उन मुल्कों के साथ नहीं करना चाहिए कि जिनकी हमारे साथ कोई चीज ही नहीं मिलती, कुछ कुछ कॉमन ही नहीं है। सही। तो हमें तो तो अपने आप को इस रीजन के साथ एसोसिएट करना है, साउथ एशिया के साथ। और साउथ एशिया में हम बेशुमार एरियाज में कोलैबोरेट कर सकते हैं। मेडिकल रिसर्च है, yes. एपिडेमिक्स हैं, हम्म, उसके बाद फिर आपकी ये जो फिल्म एंड शोबिज की yeah, इंडस्ट्री है। yeah, बेशुमार एरियाज हैं जिनमें कोलैबोरेशन हो सकती है। हेल्थ एंड एजुकेशन है, yeah, तो बिल्कुल। उस तरफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, हम्म, फाइनेंस है। बेशुमार एरियाज हैं जहां पे के हम एक दूसरे से तावन कर सकते हैं, सीख सकते हैं और बिल्कुल फायदा सही। उठा सकते हैं। लेकिन हम वो लेके बैठे हुए हैं चंद हम्म, फजूल किस्म के इश्यूज को, और हम अपने आप को महरूम रख रहे हैं। और पूरी कौम जो है, 23 करोड़ लोग जो हैं, उनको हमने एक ऐसी डायरेक्शन में लगाया हुआ है जिसका कोई आगे एंड ही नहीं है। उनको हमने बिल्कुल एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, वो वहां भाग रहे हैं उस तरफ। यस, और असल इश्यूज के दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया की आजकल क्या प्रायोरिटीज हैं। बिल्कुल सही। आ, हम्म। जी वसीम साहब, जी जी मुनीर बताइए। नियाजी का बहुत ही खूबसूरत शेर है, इस पे उसी से इख्तिताम करूंगा। गैर से नफरत जो पाली खर्च खुद पर हो गई, जितने हम थे हमने खुद को उससे आधा कर लिया। वाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।